प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार के कार्यक्रम में। इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, जैसे कि मेरे नियमित दर्शक जानते हैं कि प्रत्येक सप्ताह में रविवार को कमेंट से मैं कुंडलियाँ चुनता हूँ, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लेता। बाकी जो आप लोग सुबह का कार्यक्रम देखते हैं उसकी अलग से बुकिंग होती है, लोग अपनी कुंडली बनवाते हैं। इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है ये वो हैं जो मुझे लगता है कि मेरे चैनल के सबसे छोटे दर्शक हैं और इनका बचपना कभी कभी प्रतिक्रिया में दिख जाता है। ऋषभ यादव नाम है इनका। 5 जुलाई 2006 21:17 शियोनी मध्य प्रदेश। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ऋषभ जी, आप कमेंट में कभी कभी दूसरों से लड़ने भी लगते हैं और मुझे सारा दिखता है कि आप लोग क्या करते हैं। अच्छी बात है, चलो ठीक है, थोड़ा बचकाना तो बनता है। आइए, आपका चंद्रमा शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि का है और ये बहुत अच्छा होता है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कम से कम आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी। और आपकी कुंडली में गुरु तुला के बैठे हैं। मकर लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव के अधिपति होकर के तुला में बैठे हैं। लग्नेश लग्न को देख रहा है। लग्न से केंद्र में चंद्रमा, लग्न से केंद्र में गुरु, गुरु और चंद्रमा एक साथ। शुक्र जन्म कुंडली में स्वग्रही, शनि मंगल राहु केतु सबका प्रभाव जन्म कुंडली के 7वें भाव पे और जन्म कुंडली के लग्न के साथ भाग्य भाव के अधिपति की युति। मंगल इस कुंडली के लिए व्यक्ति को लालची बनाएंगे। वो व्यक्तित्व को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश के साथ उनकी युति है। इस वजह से व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा और एनर्जेटिक होगा, जल्दबाजीपन की प्रक्रिया से युक्त होगा। इंतजार उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लग्न पे शनि मंगल का प्रभाव, साथ ही साथ लग्नेश के ऊपर के ऊपर राहु और मंगल का प्रभाव है। इस वजह से हमें अपने व्यक्तित्व को बहुत ही बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। हमें बहुत अच्छा बनना है। हमें परमात्मा की पूजा करनी है और उनसे बदले में कुछ भी नहीं मांगना है। जब जब दुनिया में या दुनिया की आवश्यकता की किसी बात की कमज़ोरी लगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं है मेरे पास, जो भी आपको इच्छा है, तो आप ये सोचिए तुम्हारी पूजा मैंने कर दी। ऐसा आपकी पूजा मैंने कर दी, आपकी सेवा मैंने कर दी, आपको याद मैंने कर लिया, आपके नामों का स्मरण मैंने कर लिया, आपके मंदिर का दर्शन कर लिया, आपके प्रतिनिधि माता पिता की सेवा कर ली, है ना। आपको चाहे देना है चाहे नहीं देना है ये आप जानो। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। इस तरीके का भाव हमें परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति रखना है। और इष्ट की पूजा आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह विद्यमान है वो मंगल हैं और नवांश कुंडली में वो मंगल बैठे हैं कहाँ? जन्म कुंडली में जाकर के 6वें स्थान में बजरंगबली की पूजा आपको करनी चाहिए। शिव जी की पूजा या फिर हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं। आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है और ये आपको स्वतंत्र व्यवसाय करवाएगा। इस कुंडली में 90 से भी अधिक प्रतिशत तक व्यापार के योग बने हैं। या तो फिर चंद्रमा के आधार पर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, पर आप प्राइवेट नौकरी के चक्कर में ना पड़िएगा। आप अपने पिता के कारोबार को भी आगे लेके जा सकते हैं। आपकी कुंडली में अगर आप नौकरी करना चाहें तो सरकारी नौकरी के योग बने हैं, अन्यथा आप कोई भी कारोबार आसानी से करिए। आपकी कुंडली का गुरु तुला का बैठा है और 12वें भाव के अधिपति 8वें भाव या 7वें भाव, जरा ध्यान से समझिए। इस कुंडली में 12वें भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति और 7वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में चंद्रमा। मकर लग्न की कुंडली के लिए 7वें भाव के अधिपति होकर के 12वें भाव से जब युति बनेगी 10वें स्थान में, तो व्यक्ति सबसे ज़्यादा कंफ्यूज अपने सामाजिक छवि, सामाजिक पद प्रतिष्ठा, पिता के साथ संबंध और अपने करियर को लेकर के होता है। अब मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि किसी भी भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली के 10वें स्थान में बैठ जाते हैं तो वो उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो जरा सोच के देखिए, पराक्रमेश आपकी कुंडली में
दशम स्थान में बैठे हैं, सप्तमेश आपकी कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं, मतलब इन दोनों ही भावों की वृद्धि आपकी कुंडली में ये दोनों ही ग्रह करने वाले हैं, गुरु और चंद्रमा। इस वजह से आपका व्यय भी बढ़ेगा, दिमाग में भ्रम भी होता है, कैपेसिटी भी अच्छी है, समझदारी थोड़ी कम है, ईर्ष्या तो है पर गलत तरीके वाला भाव नहीं है। आप बाहर से कठोर हैं, अंदर से कोमल हैं। और दरअसल आपकी कुंडली तुला राशि की बनी है, और जरा सोच के देखिए तो लग्नेश और राशिस दोनों एक दूसरे से तृतीय एकादश में बैठे हैं। लग्न के अधिपति सप्तम स्थान में और राशि के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली के पंचम स्थान में स्वग्रही मालव्य योग बनाएंगे। थोड़े कम ही सही पर बनेगा। पर यह सबसे अच्छी बात होती है कि पंचम का अधिपति दशम में या दशम का अधिपति पंचम में। लग्न से केंद्र में चंद्रमा, यह अपने आप में एक अलग राजयोग होगा, और दशमेश का जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्वग्रही होना ये व्यक्ति के करियर और व्यक्ति के पिता के सुखों की वृद्धि करने वाला होता है। वो किसी का भी आदर करता तो है पर दिखावा नहीं करता, वो कोई भी काम दिखा करके नहीं करता, हृदय से साफ, स्पष्ट और ज्ञानी है। वो बहुत छोटी अवस्था में बहुत सारे क्षेत्र का अनुभव रखता है। केंद्र में गुरु, केंद्र में चंद्रमा, केंद्र में बुध और जन्म कुंडली के केंद्र में ही शनि, ये चार स्थितियां इस कुंडली को बहुत ही बलवान बना रही हैं। तो कमज़ोर क्या बना रहा है? कमज़ोर बना रहे हैं केंद्र में मंगल, कमज़ोर बना रहे हैं जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पे राहु की दृष्टि, और कमज़ोर बना रहे हैं जन्म कुंडली में छठवें भाव में सूर्य। अब जरा सोच के देखिए तो गुरु की दृष्टि तुला की और सूर्य बैठ गए छठवें में। मकर लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में, छठवें भाव में बैठ गए। अब यहाँ से व्यक्ति को अपने चिंतन पे काम करने की आवश्यकता है, अपने कंसंट्रेशन पे काम करने की आवश्यकता है, अपने दाम्पत्य पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी, अपनी पत्नी पे ही ध्यान रखना होगा। कई बार ऐसी स्थितियाँ व्यक्ति को दूसरों की पत्नी अच्छी लगती हैं, अपनी पत्नी बुरी लगती है, या उसके साथ संबंध अच्छा नहीं होता। चतुर्थ भाव के अधिपति पे मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा। चतुर्थ भाव के अधिपति का सप्तम भाव में बैठना और सप्तम भाव के अधिपति का दशम में बैठना, ये दो स्थितियां इस कुंडली को नेगेटिव अप्रोच भी दे रही हैं। काफ़ी हद तक तो सप्तमेश कम से कम गुरु के साथ बैठे हैं पर 12वें के अधिपति के साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यय व्यक्ति के पास रहता है, वो एक्स्ट्रा खर्च करता है। और चतुर्थ भाव के अधिपति जब जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में बैठ जाते हैं तो ये दाम्पत्य को परेशान करते हैं। ये कई बार व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या भरने का काम कर देते हैं। निर्णय गलत होता है, अपने धन से ज़्यादा दूसरों का धन अच्छा लगता है, अपनी सुविधा और सुख से ज़्यादा दूसरों का सुख अच्छा लगता है, अपने से ज़्यादा व्यक्ति की दृष्टि किसी दूसरे पे रहती है और दूसरों की संपत्ति पे रहती है। ऐसी अवस्था में हमें अपने नियमित दिनचर्या का पालन भी आवश्यक रूप से करना होगा। आपका निर्णय गलत हो सकता है, मंगल नीच के बैठे हैं, इस वजह से निर्णय गलत ना हो, इसका हमें सदैव ध्यान रखना होगा। हम जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति में कई बार बहुत सारे ऐसे काम भी कर जाएंगे जीवन में जिसका बाद में हमें भयंकर पश्चाताप हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में स्वाति नक्षत्र में आपके चंद्रमा बैठे हैं, अगर बन पड़े तो इसके जो देवता हैं, वास्तुतः तो ये नक्षत्र राहु का है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो वरुण देव हैं। वरुण देव नहीं, वायुदेव हैं, वायु। तो ओम वायवे नमः, ओम वायवे नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और जन्म कुंडली के लग्न में मकर राशि बनी है, इस वजह से हमें अपने आप को बहुत ही गंभीर बनाना होगा, गलत निर्णय से बचना होगा, जजमेंटल होने से बचना होगा और मेहनत करने पे बल देना होगा। क्योंकि केंद्र में शनि मंगल जब बैठ जाते हैं तो व्यक्ति की प्रवृत्ति और व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति के साथ ही साथ उसका जो जीवन होता है वो थोड़ा देर से शुरू होता है। खास करके पिता और माता के साथ संबंध पे भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। माता पिता के संबंध, पत्नी के साथ संबंध, बच्चों के साथ संबंध, अपने धन को नष्ट न करने का भाव, ये सब आपको बनाना होगा और उनके साथ संबंध अच्छा रखना होगा। इतना ही नहीं, कई बार व्यक्ति गलत मैत्री में जा करके अपने धन की भयंकर हानि भी करवाता है। निवेश करने से पहले स्वभावगत इस कुंडली में जो मैंने मंत्र बताया है, ओम वायवे नमः,
इस मंत्र का प्रत्येक दिन एक माला जप करना चाहिए 108 बार। ओम आदित्याय नमः का जप करना चाहिए कम से कम 108 बार। इसके अतिरिक्त सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सूर्य को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इतना ही नहीं, अपने घर को सुगंधित पुष्प, इत्र और विभिन्न प्रकार की मालाओं से सुसज्जित करके रखना चाहिए। और अगर बन पड़े तो जावित्री की जड़ आपको मिल जाएगा किसी दुकान पे, जावित्री की जड़ अपने दाहिनी भुजा में बांधना चाहिए किसी ताबीज में भर करके, इसी मंत्र का जप करके। और ब्राह्मणों को प्रत्येक रविवार को आवश्यक रूप से कोई ना कोई दान दिया करिए, चाहे आपके पास जो ही हो, चावल हो, दाल हो, आटा हो, जो कुछ आपके पास है, कुछ भी हो, रविवार को दान करिए। सूर्य की विशेष उपासना करिए, बजरंगबली के मंदिर को धोने का काम करिए। और अभी आपकी कुंडली में 12वें भाव के अधिपति की दशा चल रही है, जो चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, और गुरु और राहु का संबंध 6वें 8वें का बन रहा है। इस वजह से जब गुरु और राहु की दशा आएगी तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। इस कुंडली में कफ जनित बीमारियां अभी होंगी गुरु की दशा में, शनि की दशा में वात जनित बीमारियां होंगी, गुरु की दशा में कफ, सर्दी, टीबी, यक्षमा जिसको बोलते हैं। इसके साथ कई बार तो बहुत लंबी बीमारी जो बहुत लंबे समय तक चल जाती है, लंबी दवाइयां, साटिका वगैरह भी कई बार परेशान करता है। ये चीज़ें ना हो, इस वजह से मैंने जो कहा है जावित्री वाली बात, उसका जड़ बांधिए। और भगवान सूर्य को प्रत्येक दिन कम से कम 12 बार प्रणाम करिए, साष्टांग, और ये बहुत आवश्यक होगा आपके लिए। गुरु की दशा इस कुंडली के लिए अच्छी नहीं जाती है, ये आपका व्यय करवाएगी, आपकी बुद्धि का, आपकी क्षमता का, आपके ज्ञान का, आपकी तपश्चर्या का, आपके कंसंट्रेशन का, आपके लोगों के साथ संबंधों का, आपके व्यवहार का, आपके गंभीर होने का, आपके प्रेम का व्यय। और ये किस तरीके से कहां कहां व्यय करेंगे? आपके पैतृक धन का व्यय करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहां भी है। आपके चतुर्थ भाव पे उनकी दृष्टि है, तो मन, बुद्धि, चित्त, स्थिरता, धन, चल अचल संपत्ति, घर परिवार का वातावरण, घर में कलह, ये सब भी ध्यान रखना होगा। आपके कारण घर में कोई कलह का वातावरण ना बने, इसका भी ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ गुरु की शत्रु दृष्टि जन्म कुंडली के 6वें भाव पे पर सूर्य पे पड़ रही है, तो ये आपके चरित्र को बिगड़ने नहीं देगा। पर चतुर्थ भाव के अधिपति नीच के, जिनका नीच भंग 2-3 तरीके से हुआ है, मंगल नीच के तो चंद्रमा और गुरु के कारण, इस वजह से मंगल का प्रभाव बहुत बुरा तो नहीं होगा, पर हाँ निश्चित रूप से मकर लगने की कुंडली के लिए चंद्रमा, सूर्य और गुरु अच्छे नहीं होते, या फिर ये कह सकते हैं कि इनको अच्छा भाव नहीं मिला होता है। बाकी इस कुंडली के लिए शनिदेव, शुक्रदेव और बुधदेव अच्छे होते हैं। तो बुध बैठे भी ठीक है, भाग्य भी ठीक है, बड़ों का आशीर्वाद भी ठीक है, यात्रा भी ठीक है ना। हमें हमारे व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है। शूद्र वर्ण और देवगण के हैं आप, मारो काटो, लड़ाई झगड़ा, बेवजह किसी दूसरे के झगड़े में कूद जाना, बचकानी हरकतें करना, ये सब शूद्र वर्ण के कारण आता है। और देवगण के कारण क्या होता है? देवगण के कारण व्यक्ति बड़ों का आदर करता है। देवगण के कारण व्यक्ति कभी भी बहुत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी गंभीरता बढ़ रही है। लेकिन इसमें एक प्रश्न और भी उठता है कि व्यक्ति देवगण का है तो दान करेगा, पूजा करेगा, चरित्रवान होगा, समझने की कोशिश करेगा, धर्म समाहित है उसके जीवन में, दान करने वाला व्यक्तित्व लेके बैठा है और किसी को शत्रु बनाना नहीं चाहता है। मकर लग्न के लोग अपने आप में मस्त रहते हैं। मस्त रहिए, किसी के काम में बहुत ज़्यादा दखल मत दीजिए। इतना ही नहीं, आप किसी को गलत और गंदी सलाह भी नहीं देते हैं, ये आपके व्यक्तित्व में जुड़ना होगा। इस कुंडली में जो दशमांशा बना है, यहाँ पे लग्न में केतु बैठे हैं जो करियर को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। और आपका मन, आपने लिखा है कि मेरी मानसिक स्थिति कब ठीक होगी। मानसिक स्थिति को क्या हुआ है? बहुत अच्छा है, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात है कि अभी आपकी अवस्था छोटी है और दरअसल आप समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि केंद्र में, आप तो मेरे नियमित कार्यक्रम देखते हैं, केंद्र में शनि मंगल बैठे हैं। राहु केतु का प्रभाव भी जन्म कुंडली के भाग्य को प्रभावित कर रहा है। लग्नेश पे पापक ग्रह का प्रभाव ज़्यादा है शनि के ऊपर। हालांकि लग्नेश आपकी कुंडली में अति विशिष्ट कारक और दिग्बली भी हैं, पर मंगल और बुध के कारण यहाँ पे बुध जो आपकी कुंडली का भाग्येश है, वो
पापक प्रभावों में आ रहा है। इस वजह से कई बार आपकी दिनचर्या और आपकी बुद्धि, आपकी कंसंट्रेशन और आपके विद्वता को वो प्रश्न चिन्ह में लेके चला जा रहा है। या ये कह सकते हैं कि लग्न पे 3-3, लग्नेश पे कम से कम 2-2, मतलब लग्नेश के ऊपर 2 पापक ग्रह, शनि के ऊपर मंगल और राहु का प्रभाव, लग्न के ऊपर बुध भी पापक हो गए क्योंकि 2 पापक ग्रह के साथ बैठे हैं, शनि और मंगल। किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि लग्न पे नहीं है। नवांश कुंडली में जो लग्नेश हैं वो शत्रु के ही घर में बैठ रहे हैं। इस कारण से यहाँ जो स्थिति बन रही है वो थोड़ी कमज़ोर सी बन रही है। जरा ध्यान से समझिएगा। तो गुरु और चंद्रमा तो केंद्र में आ गए, लग्नेश केंद्र में, ये बहुत बढ़िया व्यवस्थित हैं। आप अपने कर्म को समझने की आवश्यकता है। अपने आप को दुश्मन मत बनाइए, अपने आप को मित्र बनाइए, तब दुनिया से जीतेंगे। हर वो व्यक्ति हारा है जिसने खुद को समय नहीं दिया और खुद से खुद को अलग कर लिया। जीतता वही है जो सबसे ज़्यादा अपने आप को समय दे। अपने आप में मस्त रहिए, मशगूल रहिए। बहुत ज़्यादा दूर अगर जाना चाहते हैं तो अपने से दूरी अपनी ग्रंथों तक तय करिए। बहुत गहरी बात है ये। हमें अपने आप में रहना है। अपने आप में रहेंगे तो ईश्वर आपको पहचान जाएंगे या आप ईश्वर को पहचान जाएंगे, फिर आप भटक नहीं सकते। और अगर थोड़ी दूरी तय करनी है तो किताबों की अलमारी तक, समाज में नहीं। आप समाज में आने से पहले अपने आप को पूरा समय दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली के केंद्र में शनि मंगल बैठे हैं। इस वजह से आपको थोड़ी दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी। पुस्तकों तक आने में, मन को लगाने में, बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देने में ये ग्रह आपको परेशान करते हैं। नवांश कुंडली में गुरु और मंगल का बैठना, राहु केतु का प्रभाव, सूर्य का यहाँ बैठना, ये कई बार थोड़ा चिंताएं दे रहे हैं। हालांकि ठीक है, यहाँ पे चारों ग्रह कम से कम केंद्र में बैठे हैं। नवांश कुंडली में बुध लग्न में बैठे हैं, शुक्र दशम स्थान में बैठे हैं। इस वजह से आपकी पत्नी भी कारोबारी या काम करने वाली, सरकारी नौकरी से संबंधित और क्या बोलते हैं उसको कि क्लर्क वगैरह या बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाली आ सकती हैं। इतना ही नहीं, उनके पास शिक्षकीय गुण भी हो सकता है, तो वो शिक्षक भी हो सकती हैं। नवांश कुंडली में अष्टम स्थान के अधिपति पापक प्रभाव में तो नहीं है, पर थोड़े बहुत हैं। इस वजह से विवाह करने से पहले सामने वाले का बहुत अच्छे तरीके से जांच परख हो जाना चाहिए। उसके कुल खानदान के बारे में, उसके थोड़े भूतकाल के बारे में भी जांच लीजिएगा कि कैसे हैं। नवांश कुंडली के 12वें भाव में राहु बैठे हैं, सिंह राशि के, जहाँ के अधिपति सप्तम स्थान में बैठ करके आपकी कुंडली के सप्तमेश का हर जगह संबंध 12वें भाव से बन रहा है। ये ठीक नहीं होता है। भाग्य भाव से भी बन रहा है, पर 12वें से यहाँ भी है। यहाँ भी 12वें भाव के अधिपति सूर्य लग्न को देख रहे हैं। यहाँ भी 12वें भाव के अधिपति जो गुरु हैं वो, और जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो कहीं ना कहीं शनि मंगल के प्रभाव में आ रहा है। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे गुरु और शनि की दृष्टि, मंगल का प्रभाव। इस कारण से व्यक्ति अपने बल पे जमीन जायदाद इकट्ठा कर लेता है। आभूषण का व्यवसाय आप कर सकते हैं। खाने पीने का काम, कपड़े का काम भी आपकी कुंडली में बनता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में होटल, रेस्टोरेंट, ज़मीन से संबंधित कारोबार भी आपकी कुंडली में बनता है, आप वो भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में धर्म बहुत अच्छा है, मन व्यवस्थित करना है, कंसंट्रेशन पे काम करनी है। सबसे कठिन दशा जो इस कुंडली में रहेगी वो रहेगी गुरु में 2031 के अगस्त से लेकर के 2034 के जनवरी तक, और उसमें भी 2034 के जनवरी से लेकर के 2037 के जनवरी तक, मतलब 31 से लेकर के 37 तक का जो 6 साल का समय रहेगा वो संघर्ष देने वाला रहेगा। बाकी 2024 के दिसंबर से लेकर के 2025 के नवंबर तक की जो दशा रहेगी ये आपको छोटे मोटे काम, छोटा मोटा अनुभव और कुछ आपके बल को वृद्धि देने वाली होगी। इस कुंडली में सबसे अच्छी जो दशा आ सकती है वो 2025 के नवंबर से लेकर के 2029 के मई जून तक बहुत अच्छी दशा रहेगी। रत्न के आधार पे आपकी कुंडली में सफ़ेद पुखराज आप बहुत अच्छे तरीके से धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मोती भी धारण कर सकते हैं, कोई उसमें भी दुख नहीं होगा। आपकी कुंडली में 6वें भाव में सूर्य बैठे हैं, पेट का भी ध्यान रखिएगा, इसका भी विशेष आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूं। नक्षत्र के आधार पे आपसे अगर चर्चा करूं तो आप स्वाति, पुष्य, रोहिणी, उत्तरा भाद्रपद और पुनर्वसु। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मृगशीरा, यह नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अंक के आधार पर आपकी कुंडली में 1 अंक अच्छा रहेगा। आपकी राशि बनी है तुला की, तो मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। दक्षिण
मुखी दरवाजे पे आप जा सकते हैं या दक्षिण मुखी दरवाजे से भी आप निवास कर सकते हैं। धन कमाने के लिए आपको दक्षिण और पूर्व की तरफ बढ़ना चाहिए। विवाह के लिए आप उत्तर की तरफ बढ़िए। विवाह के लिए धनु राशि धनु लग्न, तुला राशि तुला लग्न, वृष राशि वृष लग्न, कर्क राशि कर्क लग्न, ये जातिकाएं अच्छी रहेंगी। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में 2006 के हैं, बहुत अच्छी दशा आपकी कुंडली में 2025 के नवंबर के बाद शुरू होगी, जहां से विवाह के भी बारे में विचार किया जा सकता है। उच्च शिक्षा में थोड़ा बहुत संघर्ष देख रहा हूं। दान करने में झिझक थोड़ी होगी। लालच आपकी कुंडली में वैसे है नहीं, आप त्यागी पुरुष हैं, क्योंकि गुरु सूर्य को देख रहे हैं तो आपका चरित्र कोई खराब नहीं है। केंद्र में गुरु और चंद्रमा एक दूसरे के साथ बैठे हैं, इस वजह से ये कुंडली राजनीति के पद को भी प्रतिष्ठित करने वाली, नगर निकाय और सामान्यतया मुखिया आदि के पदों के लिए भी विभूषित हो सकती है। गुरु के बाद जो शनि की दशा आएगी उसमें आप प्रायः एकाकीपन में जाएंगे, अकेलेपन के शिकार होंगे, और उस दशा काल में 2031 के अगस्त के बाद एक लाजवर्त धारण आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। बजरंग बली की पूजा, 2 मंत्र बताया है, बाकी ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बन पड़े तो किसी गुरु से दीक्षित हो जाइए। लग्नेश के ऊपर राहु केतु का प्रभाव है, शनि के ऊपर राहु केतु का प्रभाव है। जब तक आपके सारे काम बन ना जाएं तब तक किसी से कुछ भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता के साथ मतभेद ना करें, मातृभूमि से प्रेम करें, धर्म को समझने की आदत डालें। प्रत्येक दिन गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। आपकी समस्याओं के आधार पे चंद्रमा के लिए अगर हो सके तो चांदी का चंद्रमा भी पहन सकते हैं, मोती भी पहन सकते हैं, और अगर बन पड़े तो मैंने जैसा कहा सफेद पुखराज भी सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। दिन शुक्रवार और रविवार का भी बहुत अच्छा है, या शनिवार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रवार सबसे बेहतर है। काम मैंने बताया है, नौकरी की तैयारी पहले करिए, अगर नहीं होगा तो फिर हमें अपना काम करना है। व्यापार, आप अपने पिता का भी कारोबार संभाल सकते हैं। आपके आने से पिता का भाग्य बदला है और इसमें कोई संदेह नहीं है। माता का स्वास्थ्य प्रतिदिन कमजोर हो रहा है, उनकी रुग्णता, उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान और उनको लेकर के जितना ज्यादा हो सके सजग रहने की आवश्यकता है। पर आप करेंगे व्यवसाय है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।